जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपने हमारे पुराने सेशंस देखे होंगे। प्रैक्टिस पेपर 1 एंड 2 आज मैं फिर आपके लिए एनडीए का प्रैक्टिस पेपर लेकर आई हूँ। आई हैव अगेन गॉट सम मोर क्वेश्चंस फॉर यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर आप पैटर्न को देख सकते हैं और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। देखिए, पहले भी मैंने आपको कहा है, हार्डवर्क, मेहनत नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। यही कुछ चीजें हैं जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना नॉलेज हर किसी को होती है, बट उस नॉलेज को सही अप्लाई करना, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आना चाहिए आपको। इसीलिए हम रिपीटेडली आपके लिए ये सेशंस ला रहे हैं, जिससे आप अच्छे से इनमें अपने आप को स्किल कर पाए और बेटर कर पाए। जितना आप डेली देखिए, अगर आप रोज चलेंगे, आज आप एक दिन में आप 1 किलोमीटर चलते हैं, नेक्स्ट डे आप शायद 1.5 किलोमीटर चले, उससे नेक्स्ट डे आप ट्राई करेंगे तो आप 2 किलोमीटर चल पाएंगे। तो इसी तरीके से हर इंसान आगे बढ़ता है। तो सिमिलरली आपको भी अपनी प्रैक्टिस को डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कर करके बढ़ानी होगी। अगर आप डेली 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर टारगेट करिए 15, 20। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेस कहाँ है, बिकॉज स्ट्रेंथ हर किसी को पता होती है, बट यस, हम अपनी वीकनेस नहीं पहचान सकते। सो यस, प्रैक्टिस करते रहिए। क्लास में अगर आप आते हैं तो आप क्लास में डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वी ऑल टीचर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। सो देखते हैं पहला सेक्शन कौन सा आया है इस टेस्ट पेपर में। ओके, सो एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स। अब तक आप समझ गए होंगे कि 10 स्पॉटिंग एरर्स आते हैं, वेरिएशन रहता है, मल्टीपल टॉपिक से होते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी, पहले जो 2 प्रैक्टिस पेपर्स हुए थे, उनमें मैंने आपको डायरेक्ट आंसर्स यहाँ मार्क करके दिए थे, हाईलाइट करके, टू मेक इट अ लिटिल सिंपल फॉर यू, बिकॉज मेरा टारगेट ये था कि मुझे आपको पेपर को सॉल्व कैसे करना है वो सिखाना है, ना कि टारगेट था रूल पे या क्वेश्चन और उसके आंसर पे। बट अब क्योंकि आप 2 प्रैक्टिस पेपर कर चुके हैं, अब मेरा फोकस है कि आप खुद ये क्वेश्चन सॉल्व भी करिए। इससे आपका एक ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए, पहला एरर क्वेश्चन है, आई एम सीनियर देन हिम बाय 2 years। कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम एरर्स में कंफ्यूजन रहता है, हम कंफ्यूज रहते हैं, हम समझ नहीं पाते, हमें आइडिया नहीं होता। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ए को अलग, बी को अलग, सी को अलग, पार्ट्स को अलग अलग पढ़ के देखिए क्या कोई गलती लग रही है, क्योंकि नो एरर क्वेश्चन भी आते हैं। अब जैसे आई एम सीनियर, इसमें हमें कोई गलती नहीं लग रही है, आई के साथ एम प्रेजेंट है, सीनियर देन हिम बाय 2 years, कंपैरिजन हो रहा है, उससे सीनियर है बाय 2 years, 2 साल से। तो यहाँ बाय प्रपोजिशन भी करेक्ट है, ए पार्ट भी करेक्ट है। अब आप मुझे बताइए, क्या यहाँ बी पार्ट में गलती है? अगर नहीं है तो हम नो एरर के लिए जाएंगे, अगर गलती है तो हम बी को एरर मार्क करेंगे। सो आई विल गिव यू अ फ्यू सेकंड्स टू थिंक ऑफ द आंसर। ऑल राइट, आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ब्रावो। एरर बी पार्ट में है, देन गलत है, टू यूज होता है। प्लीज रिमेंबर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इन सब के साथ हम टू प्रपोजिशन यूज करते हैं, हम देन यूज नहीं करते। तो एरर यहाँ पे प्रपोजिशन का था, सुपीरियर, सीनियर, दीज वर्ड्स आर फॉलोड बाय टू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He will be cured from his fever। अब आप देखिए, he will be cured from his fever। Now इसको ब्रेक्स में पढ़िए, ए पार्ट पहले, फिर बी, फिर सी। अब आप आइडिया लगाइए आपको कौन से पार्ट में एरर लग रहा है, या मे बी नो एरर लग रहा है। ऑलराइट, लेट्स सी द करेक्ट आंसर। यस स्टूडेंट्स, यू आर राइट, द करेक्ट आंसर इज बी, प्रेपोजिशन एरर है, क्योर्ड ऑफ होना चाहिए। क्योर के बाद हम ऑफ लगाते हैं किसी डिजीज या इलनेस के लिए, हम फ्रॉम नहीं यूज करते। सो करेक्ट आंसर इज ओ एफ, ऑफ। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन prepositions। Though he is a gifted comedian, he prefers spend his time watching horror movies। Okay, though he is a gifted comedian। अब आप यहाँ देखिए, क्या दो का यूसेज करेक्ट है? गिफ्टेड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, क्या उसका यूसेज करेक्ट है? बी पार्ट चेक करिए, प्रेफर्स है, देन सी पार्ट करिए, वॉचिंग हॉरर मूवीज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन जिरेंड एरर। यहाँ पर एरर एक्सक्यूज मी, बी पार्ट में होगा, प्रेफर के बाद हम स्पेंड नहीं करें लिखेंगे, हम लिखेंगे स्पेंडिंग। बेसिकली जो एरर है वो जिरेंड का है। प्रेफर इज फॉलोड बाय अ जिरेंड, नॉट अ वर्ब। लाइक आई प्रेफर टीचिंग, you prefer studying, he prefers studying, they prefer going outside। So prefer is followed by ing words, it means they are followed by
gerund. So I'll also mention here, please note it down that prefer is followed by a gerund. तो अब ये क्वेश्चन मैंने gerund का दिया था, इससे पहले प्रैक्टिस सेट में भी हमने कुछ gerund के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे. The next one, Sita with all her sisters were there. Now you check Sita, obviously A part में तो कोई एरर नहीं है. With all her sisters, with या कंजंक्शन है, कोई एरर नहीं लग रहा है. Were here, क्या C पार्ट में एरर है? प्लीज गिव इट अ थॉट. अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स रिवाइज करिए और फिर सोचिए. I've given you a hint. Yes, the error is in C part. वर की जगह यहाँ होना चाहिए था was, क्योंकि विद कंजंक्शन का एक रूल है, जब विद, along with, as well as ये कंजंक्शंस यूज होते हैं तो हमारा जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है. फर्स्ट सब्जेक्ट इज सीता, सीता सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पर आना चाहिए था सिंगुलर, इसलिए हम वर्ब को was से रिप्लेस करेंगे. एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल. सो प्लीज रिमेंबर एज वेल एज विद, अलोंग विद, जब भी ये कंजंक्शंस यूज होते हैं हमारा जो भी वर्ब और प्रोनाउन है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है. फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर यूज करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो आप प्लूरल यूज करेंगे. देन द नेक्स्ट वन ऑफ द असिस्टेंट वाज अल्फ्रेड. फिर मैं आपको एक हिंट देती हूँ, अपने नाउन्स के रूल्स रिवाइज करिए. Think of the rules of nouns and you can get to the answer, students. I'll give you a few seconds to think about it. Yes, maybe you guessed the correct answer. Let me just see. Yes, the error lies in part A. One of is followed by plural noun. It is followed by plural noun, तो assistants होना चाहिए था. One of, none of, neither of, each of, any of, ये सब प्लूरल नाउन को ही फॉलो करते हैं. दे ऑल फॉलो प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन. तो उस हिसाब से हमारा नाउन गलत है क्योंकि ये सिंगुलर हो गया जबकि प्लूरल होना चाहिए था. वर्ब प्लूरल होता है, वो एकदम करेक्ट है. सो एरर लाइज इन पार्ट ए. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए आपने वैरायटी, prepositions, gerunds, verb और अब noun. The next is, though George is a honorable man, his activities arouse suspicion. Now, very simple one. इस रूल से रिलेटेड एरर क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है, 10 में से एक आ सकता है स्टूडेंट. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड वेरी सिंपल. यस, द एरर लाइज इन पार्ट ए. आर्टिकल एरर है इसमें. देखिए ऑनरेबल में एच साइलेंट है तो इसमें वोवल साउंड आ रही है, और जब भी वोवल साउंड आती है हम एन लगाते हैं, ए नहीं लगाते. तो उस हिसाब से जॉर्ज इज एन ऑनरेबल मैन होना चाहिए. लाइक एन ऑनेस्ट. आप अगर पास्ट ईयर देखेंगे, मैंने डिस्कस भी करा था ये पॉइंट. ऑनेस्ट का एरर बहुत आता है कि अनऑनेस्ट दे देंगे. इट्स ऑलवेज एन ऑनेस्ट. सिमिलरली एन ऑनरेबल होता है बिकॉज इसमें वोवल साउंड आ रही है. सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एरर. देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Coleridge as well as Wordsworth were of the opinion that the opposite of poetry is not prose but science. इससे पहले अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले डिस्कस करा था विद कंजंक्शन वाला रूल. सेम रूल फॉलो होगा विद, अलोंग विद, एज वेल एज. जब भी ये कंजंक्शन होंगे आपका जो भी वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा. वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. अब देखिए कॉलरिज फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी होगा हमारा सिंगुलर. तो वर्ब की जगह was. Again the same rule has been repeated but it's very important, so please learn these conjunctions. इनके साथ हम verb पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं. Let's come to the next question now. See, this is the error. The boy's parents pleaded with the principal that they were too poor to pay his tuition fee. अब इसको चेक करते हैं. The boy's parents, आर्टिकल करेक्ट है, पेरेंट्स करेक्ट है. Pleaded with the principal, क्या इसमें कोई गलती है? That they were too poor, too means very, to pay his tuition fee. Okay, think what is the error here, then I'll tell you the answer. Take some time.
ओके यस स्टूडेंट, सिंस यू आर प्रैक्टिसिंग विद मी सो आई हैव टू गिव यू टाइम. शायद आपने सही ही सोचा होगा. देखते हैं. यस, एरर इज इन बी पार्ट. प्लीज के बाद विद नहीं आएगा. यू डोंट हैव टू यूज एनी preposition here. It should be pleaded the principle. You don't have to use any preposition. Okay, so pleaded you don't have to use with here plus कोई और preposition नहीं. तो again preposition error है. Next question. For young Donald, peace in Vietnam was almost terrible as war. Now think what is going to be the error here. It's again a very important question. आपको अपना ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है बिकॉज यू नेवर नो कौन से टॉपिक कौन से चैप्टर में से आपको एरर क्वेश्चन आ जाता है. ऑलराइट, लेट अस सी द करेक्ट आंसर. यस स्टूडेंट्स, यू मे बी राइट. एरर लाइज इन पार्ट सी. इसको होना चाहिए था was almost as terrible as war. Whenever as and as is used, उसके बीच में हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने as को एक साइड लगाया और दूसरी साइड आप नहीं लगाएंगे. ये गलत है. टेरिबल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, तो जब as के साथ एडजेक्टिव यूज होता है तो as दोनों साइड्स पर आता है और पॉजिटिव डिग्री बीच में आती है. तो यहाँ पर यही एरर है. सी पार्ट में होना चाहिए था was almost as terrible as war. So see कितना unusual kind of a question आया है. Very important. ये हम adjectives में पढ़ते हैं. Okay. Then the next one, the last question of this section. That Brutus, who was his trusted friend. अब देखिए who Brutus के लिए लगा है, which is correct because who हमेशा subject के लिए लगता है. Had attacked on him, caused heartbreak to Julius Caesar. ये okay. बताइए, सोचिए क्या एरर है. I'll give you a hint. Preposition error है इसमें. मैंने आपको hint दे दिया. It's a preposition error. Now guess the answer. Okay, I'll tell you the answer now. The error lies in part B. B में error है. Attack के बाद on नहीं आएगा. देखिए difference है. अगर attack as a verb use हुआ है तो आपको preposition use नहीं करना है. और अगर अटैक एज अ नाउन यूज हुआ है तो आप यूज कर सकते हैं. लाइक इंडिया अटैक्ड इट्स राइवल कंट्री. तो मैंने यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाया. इंडिया, देयर वाज एन अटैक ऑन इंडिया. देयर वाज एन अटैक ऑन इंडिया. यहाँ पर अटैक एक नाउन है तो हमने ऑन का यूज कर दिया. तो ये डिफरेंस आपको समझना है. ऐसे बहुत सारे नाउन्स और वर्ब्स हो जाते हैं. जैसे कंट्रोल अगर आप वर्ब की तरह यूज करेंगे तो आप प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, बट अगर आपने कंट्रोल नाउन की तरह यूज करा तो आप प्रेपोजिशन लगा सकते हैं. सिमिलरली वर्ड्स लाइक स्ट्रेस, एम्फसाइज. स्ट्रेस और एम्फसाइज अगर आप वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो डोंट यूज एनी प्रेपोजिशन, बट अगर आप इनको नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तब आप ऑन लगा सकते हैं. तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं. सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, आई होप एरर्स आपको समझ आए होंगे. आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यू, आई हैव गिवन यू टाइम जिससे आप खुद अपने आप को जज कर पाए कि अभी आपको कितना आता है और कितना नहीं आता. तो इसी से आप अपने वीकर एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे. लेट्स सी. हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स. एज यू नो जंबल सेंटेंसेस हैं. इसमें हमने पहले भी ऐसे ही करा था. कुछ सेंटेंसेस फिक्स थे लाइक सेंटेंस 1, फिर 4 जंबल सेंटेंसेस थे और कई जगह आपको फिक्स सेंटेंस नहीं दिया गया था. 4 सेंटेंस से आपको खुद स्टार्टिंग ढूंढनी थी. वो मैंने आपको कैसे बताया था कि आर्टिकल हो गया या कोई नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, उनको हम शुरू में प्लेस करते हैं और फिर सीक्वेंस बनाते हैं. पेयरिंग मेथड याद रखिए, एलिमिनेशन मेथड याद रखिए. ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है. पहला क्वेश्चन देखते हैं. जॉर्जियन लॉयलिस्ट एंड रिबेल फोर्सेस. अब ये मैंने आपको फिक्स सेंटेंस दे दिया. नीचे का देखते हैं. आफ्टर अ वीक ऑफ फाइटिंग एग्रीड टू अ सीजफायर टुडे इन व्हिच 51 पीपल वर किल्ड. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू. यू थिंक व्हाट इज गोइंग टू बी द व्हिच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ए बी सी डी. देखिए, जॉर्जियन लॉयलिस्ट एंड रिबेल फोर्सेस नाउन हो गया तो इसके आगे वर्ब सोचिए अब आप कौन सा आएगा. फिर आंसर आइडेंटिफाई करिए. आई विल गिव यू अ हिंट. एग्रीड टू आना चाहिए बिकॉज ये वर्ब है, नाउन के साथ कनेक्ट हो रहा है. तो ए एलिमिनेट हो गया. अभी भी आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं, ए बी सी. पेयरिंग ट्राई करिए. क्या क्यू के बाद आर कनेक्ट होता है. एग्रीड टू इन विच
या agreed to a ceasefire today? What makes more sense? I think agreed to a ceasefire today, Q और R का पेयर बन रहा है तो C एलिमिनेट हो गया। अब आप सोचिए B या D। मैंने आपके लिए दो ऑप्शन छोड़ दिए हैं। ओके, I'll tell you the correct answer now. Yes, dear students, the correct answer is delta. देखिए QR agreed to a ceasefire today after a week of fighting in which 51 people were killed. कई स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है कि PS होगा या फिर वीक ऑफ फाइटिंग इन विच, यस, P के बाद S आएगा या S पहले आएगा। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए फाइटिंग में 51 पीपल वर किल्ड, आपको ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है। सीज फायर में लोगों की डेथ नहीं हुई थी, फाइट्स में हुई थी, तो उस हिसाब से हमने आफ्टर वीक ऑफ फाइटिंग इन विच किसको रेफर कर रहा है? फाइटिंग को। तो इसलिए रेलेवेंट यही होगा कि हम P के बाद S का यूज करें। सो करेक्ट आंसर इज delta. This is how you have to figure out these questions. Let's move to the next one. The ultimate hope मैंने starting दे दी है, अब आप देखिए क्या है। The ultimate hope will force the nations that the destructive nature of weapons to give up war has not been fulfilled. All right? I'll give you one hint. Ultimate hope, जब भी इस तरह का सेंटेंस आए पहले तो आपको ये फिगर आउट करना है कि होप, उम्मीद, कि कौन सी उम्मीद की बात हो रही है। आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि होप आपकी फुलफिल हुई है या नहीं, आपको पहले ये तो बताना है कि होप है कौन सी। तो वो कनेक्ट हो रहा है क्यू, द अल्टीमेट होप दैट द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ वेपन्स, ये होप है। अब देखते हैं, मैंने तो आई थिंक आपको आंसर ही बता दिया है क्योंकि क्यू एक ही में है, राइट। लेट्स सी करेक्ट आंसर है या नहीं, लेट अस चेक। All right, yes, this is the correct answer, students. So देखा आपने कितनी easily मिल गया। तो आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते थे अगर आपको दिमाग में आ रहा था कि P स्टार्टिंग रखे, the ultimate hope will force the nations, but hope है क्या, तो आपको वो तो बताना है ना सेंटेंस में, और वो हमें बताया गया है Q पॉइंट में। तो Q स्टार्टिंग होगी तो बाकी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। देखिए कितना सिंपल रह गया ये क्वेश्चन। आपका करेक्ट आंसर है चार्ली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन स्टार्टिंग है। अब इसको कनेक्ट करिए, रिलेटिव प्रोनाउन एक हिंट है इसमें, रिलेटिव प्रोनाउंस को रिलेटेड सब्जेक्ट से कनेक्ट करना होता है। कौन सा ऐसा पॉइंट है PQRS में से जहां पर आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है? टेल मी। यस स्टूडेंट्स, आर में हु है, हु कनेक्ट हो रहा है लीडर को। तो डोंट यू थिंक कि आर पॉइंट शुड बी द स्टार्टिंग? यस, सी इट्स सो सिंपल, अगेन यू हैव गॉट द आंसर। तो क्या वही आंसर है जो मैं सोच रही हूँ और आप सोच रहे हैं? एक बार चेक कर लेते हैं। यस, करेक्ट आंसर इज अगेन सी, बिकॉज हु को हमने लीडर से कनेक्ट करा तो मतलब हु पहला होगा, आर कनेक्ट होगा, आर स्टार्टिंग होगा, तो सिर्फ सी ऑप्शन है जो आर से शुरू हो रहा है। एंड यू गेट योर आंसर राइट अवे। तो देखा आपने के लिए कितना सिंपल है। ये इसलिए अब सिंपल हो गया है क्योंकि आप ट्रिक समझ गए हैं, राइट। जैसे जैसे आप इन ट्रिक्स को, इन पैटर्न्स को समझने लगेंगे, थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी कैन थिंक ऑफ, अब वी कैन थिंक ऑफ क्या, आपने क्या सोचना है पहले तो वो लाइन ढूंढो। वी कैन थिंक ऑफ क्या हो सकता है? टू फैक्टर्स। आर को स्टार्टिंग में रख के देखिए, एक बार लगा के देखिए बी या सी, क्या अप्रोप्रिएट आंसर है? वी कैन थिंक ऑफ टू फैक्टर्स। यस, RP often confused in public mind. Yeah, we can think of two factors. Then Q, which suggest, यहाँ पर देखिए एक हिंट है फिर से, which एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आपको which उसी सब्जेक्ट के साथ लगाना है जिसके लिए वो यूज हुआ है। which यहाँ यूज हुआ है टू फैक्टर्स के लिए, तो इसका मतलब R और Q, तो R और Q के हिसाब से C। Let us check the correct answer. Yes, the correct answer is again C, because relative pronoun ने जिससे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी और सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमारी वापस हेल्प कर दी। which लगेगा टू फैक्टर्स के लिए, R और Q का पेयर है। सो यू गेट द आंसर चार्ली। देखिए फिर कितनी आसानी से आपको आपका आंसर मिल गया। Similarly, let us see the next question. The man is the starting. अब देखते हैं क्या सीक्वेंस बनती है। यहाँ पर भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है, बट आपको दो बार दिया गया है। एक बार आपको एस में भी हु दिया गया है, तो मतलब एस या तो हो सकता है करेक्ट, और दूसरा आपको क्यू में दिया गया है, ठीक है, सॉरी क्यू में नहीं दिया गया है,
यस क्यू में दिया गया, सॉरी आपको एस में दिया गया है और क्यू में दिया गया है, तो या तो एस स्टार्टिंग होगा या क्यू, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अब आप सोचिए क्या करेक्ट आंसर है, एस स्टार्टिंग अप्रोप्रिएट है या क्यू? नाउ यू फिगर दिस आउट ऑन योर ओन, आई एम गिविंग यू सम टाइम। ओके, आई होप आपने अब तक वर्क कर लिया होगा। सो शैल आई टेल यू द आंसर? ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज डेल्टा क्यू आर। द मैन इज, द मैन, फिर हमने क्यू को लगाया द मैन हु, क्योंकि हु को मैन से कनेक्ट करेंगे पहले। द मैन हु कैन वर्क वेरी हार्ड when he must work is generally the one who can play। देखो यहाँ ये वाला who one से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए P और S का पेयर है, क्योंकि जो S वाला who है वो P से कनेक्ट हो रहा है। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। सो देख रहे हैं आप कितना सिंपल है, रिलेटिव प्रोनाउंस, इन पॉइंट्स वगैरह आप दिमाग में रखें तो कितनी इजीली आपको आपका आंसर मिलता है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, Dear lodger, I agree the roof is leaking, but अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस बट पे एंड हो रहा है ना, स्टार्टिंग सेंटेंस, सेंटेंस वन, ये इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया, क्योंकि बट में जनरली स्टेटमेंट ऑपोजिट हो जानी चाहिए। तो अब आप ऐसी स्टेटमेंट देखिए जो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है या ऑपोजिट जा रही है इससे। आई एग्री दैट द रूफ, आई एग्री द रूफ इज लीकिंग बट देयर वुड बी नो नीड। नहीं, अगर लीक कर रही है तो नीड तो है, तो इसलिए पी तो स्टार्टिंग होगा नहीं। बट वाइल इट इज रेनिंग, बट के साथ वाइल कनेक्ट नहीं होगा, तो क्यू भी एलिमिनेट हो गया। तो मैंने आपके लिए सिंपल छोड़ दिया, या तो आर होगा या एस होगा। अब इसमें एक चीज और है, बट एक कंजंक्शन है, एंड भी कंजंक्शन है जो आर में है, दो कंजंक्शन साथ में यूज नहीं होंगे तो आर भी स्टार्टिंग नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन ही बी बचा, तो क्या यही करेक्ट आंसर है? चेक कर लेते हैं। यस, सी एलिमिनेशन मेथड, हमने सिर्फ इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करा and we get our answer so easily within seconds. So see, this is called smart work, hard work को क्लब करिए थोड़ा स्मार्ट वर्क के साथ and you get your answer. Okay, the next one, there is no reason, reason for what? पहले वो पढ़ना चाहिए हमें। तो पहले आपका जो भी सेंटेंस है वो ये होना चाहिए कि किस चीज का रीजन नहीं है। देखते हैं, there is no reason that life may exist, there is no reason in great profusion, ये तो होगा नहीं। There is no reason why we should not in other worlds be willing to think, there is no reason in other world. Okay, you do it on your own. Okay, just figure out, I'll tell you the answer then. I'm giving you few seconds, please do the needful. अब आपको समझ आ गया होगा कि आपने ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। हो गया है आपका सॉल्व, सो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। There is no need why we should not, ये reason है, why there is no reason why we should not in other worlds be willing to think what? That life may exist in great profusion in other world. So correct answer here is Charlie. R और P का पेयर बन रहा है और उसके बाद P और Q का भी पेयर बन रहा है। So correct answer is Charlie. Okay, let us move to the next question. The regent, then P is released volunteer. Okay, एक बार हम मान लेते हैं P starting हो सकता है। Having discovered, ये reason start हो रहा है यहाँ पे, released, तो ये भी starting हो सकता है। The regent he had imprisoned, ऑलरेडी एक पर्सन का नाम है तो फिर दोबारा ही नहीं आएगा उसके साथ, तो इसलिए वो तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता, इसलिए आर स्टार्टिंग नहीं होगा एंड एस भी नहीं होगा। और अगर आप ऑप्शन देखें तो स्टार्टिंग में पी या क्यू ही है। तो अब आप सोचिए इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आई विल गिव यू सम टाइम टू डू इट। पी या क्यू, पहले तो ये आप दिमाग लड़ाइए, क्यू आर या पी। द रीजेंट release volunteer या the regent having discovered that he had imprisoned an innocent man, released volunteer and gave him pension. Don't you think? आप किसी को रिलीज करोगे तभी तो उसको पेंशन दोगे। तो P और S का पेयर बन रहा है, और अगर हम देखते हैं P और S सिर्फ डेल्टा ऑप्शन में है, तो क्या यही करेक्ट आंसर है? आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। इसमें पेयर बन रहा है, रिलीज्ड हिम एंड गेव हिम पेंशन। लेट अस चेक। Yes, the correct answer is delta because P और S का पेयर है। So see, देखिए ये पेयरिंग मेथड से कितनी इजीली सॉल्व हो गया। Then the next question,
विच इज सोल्ड, विच से तो सेंटेंस स्टार्ट होगा ही नहीं। ऑलराइट, इसमें आंसर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, द आंसर इज ऑलरेडी मेंशन्ड, सो आई विल कम बैक टू दिस स्लाइड। नाउ यू फिगर आउट विच इज सोल्ड, पी से स्टार्ट होगा नहीं। क्यू, फॉर इट्स हॉर्न, the rhinoceros is hunted by poachers. Okay, अब इसमें सेंटेंस वन नहीं दिया गया तो आप खुद स्टार्टिंग फिगर आउट करिए। एज आई टोल्ड यू, आर्टिकल्स, नाउन्स या प्रोनाउंस को स्टार्टिंग में रखते हैं, ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। तो द राइनोसरस, आर्टिकल, नाउन, इनको शुरू में रख के देखते हैं, मतलब आर। तो आर का एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी। लेट अस चेक इफ दैट इज द करेक्ट आंसर। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। देखिए, सिर्फ स्टार्टिंग से ही मिलने से हमारा आंसर हमें 1 सेकंड में मिल गया। अब आप सीक्वेंस लगा के देख लीजिए, RQPS एंड यू गेट योर आंसर। चलिए अब इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसका आंसर आप ही मुझे बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी। यू हैव टू फिगर आउट द स्टार्टिंग। क्या एज से सेंटेंस शुरू होगा, क्यू से होगा इसमें, क्योंकि QPRS चारों ही दिए गए हैं ऑप्शंस में भी। आर से हो सकता है, आर फाइंडिंग वेरियस न्यू यूजेस, आर हेल्पिंग वर्ब से तो नहीं होगा ना, इट्स नॉट अ क्वेश्चन फॉर्म। इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इतना सिंपल कर दिया। अब आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, यू थिंक ऑन योर ओन। एक ऑप्शन थोड़ा सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए, हटा दिया है। आई होप यू डन। टाइम योरसेल्फ, आप कितना टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन में, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज अल्फा। तो कितने स्टूडेंट्स का आंसर इसमें ए आया है? आई होप मैक्सिमम का आया होगा, बिकॉज अगर आप हमारी वीडियोस जेन्युइनली फॉलो कर रहे हैं तो आपको गलती नहीं करनी चाहिए, बिकॉज बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये चीजें करनी सिखाई हैं। नाउ लेट अस रीड अल्फा। एस से स्टार्ट हुआ है, द वर्ल्ड। सब देखिए वही चीज आ गई, द आर्टिकल है तो हमने उसी को स्टार्टिंग में रख दिया। द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर्स इनिशियली कंसीव्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस are finding various new uses as environmental tools. So correct answer here is alpha SQRP. So here you go students. तो हमारे दो सेक्शंस अभी डिस्कस हो गए हैं, एक एरर्स का और एक ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे वोकैबुलरी बेस्ड सेक्शंस आएंगे, ठीक है। सो लेट अस सी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स। जैसे आपको पता है सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिमिलर वर्ड्स, वर्ड्स विद सेम मीनिंग। आप प्लीज हमारे व्यू करिए प्रीवियस जितने हमने सेशंस अपलोड करे हैं सिनोनिम्स के, एंड देन उससे आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे सिनोनिम्स को सॉल्व करना है रूट वर्ड एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोवोकेटिव मैसेज हैड बीन डूइंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया टू इंस्टिगेट द मॉब अगेंस्ट माइग्रेंट्स। अब देखिए आपका वर्ड है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेट करना मतलब जैसे किसी को भड़काना और आग लगाना, ऑलरेडी यू नो देयर इज राइट्स आर गोइंग ऑन और कोई उसको शांत नहीं कर रहा है और ज्यादा भड़का रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवोकेटिव। अब आप सोचिए इसका सिनोनिम क्या है। आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक एंड देन आई विल टेल यू द आंसर। योर ऑप्शंस आर डेक्स्ट्रस, इन्फ्लेमेटरी, वैलिएंट एंड प्रूडेंट। So I guess you must have thought of the answer. So let us check the correct answer. Yes students, the correct answer is inflammatory. अब देखिए inflame, flame क्या होता है, जैसे आग, ठीक है, लपटें होती हैं आग की, that is flame. So inflammable या inflammatory वही होता है भड़काना और ज्यादा आग लगाना चीज को exaggerate करना. So the correct synonym is inflammatory. Dexterous का meaning hard working होता है, valiant, brave, prudent, wise. Let us move to the next question. The differences include increase in mean temperature and heavy precipitation in several regions. अब देखिए precipitation क्या होता है, जैसे moisture, बारिश हो रही है हल्की हल्की, दैट इज प्रेसिपिटेशन। नमी है या हमें बारिश होने के बाद ह्यूमिड फील होता है तो स्वेट आता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ प्रेसिपिटेशन का मतलब निकलता है वेट। तो सिनोनिम भी आपको अकॉर्डिंगली देखना है। तो नाउ थिंक ऑफ द सिनोनिम, ड्राउट, ओएसिस, रेनफॉल एंड स्नोइंग। ऑलराइट, सो आई थिंक दिस इज क्वाइट अ सिंपल वन, क्योंकि ड्राउट का मतलब क्या होता है, अकाल। तो आई थिंक ये तो एंटोनिम होगा। बाकी अब आप देखिए करेक्ट आंसर क्या है। Yes, the correct answer is rainfall, क्योंकि rainfall means wet, बारिश, पानी का रेफर कर रहा है। So that is the correct answer. बाकी snowing गलत है, oasis गलत है और drought तो बिल्कुल इसका एंटोनिम हो गया, because drought मतलब होता है सूखा या अकाल। Okay, so let us move to the next question.
The portal will help victims and complainants to anonymously report cybercrime. Anonymously वर्ड सुना होगा आपने. Anonymous होता है जब हम अपना नाम नहीं बताते कि किसने ये कंप्लेंट करी है. बेसिकली वी डोंट वांट टू गिव आउट आवर नेम. दैट इज द मीनिंग ऑफ anonymously. So now you have the options in front of you. Incognito, directly, unfailingly या in situ. Very good words. A और D options बहुत अच्छे हैं. Let us see if you can get to the answer. All right. So should I tell you the answer? Yes. Okay. So let us see. The correct answer is incognito. Incognito का मतलब होता है when it's like a stranger, जब आप अपना नाम नहीं देना चाहते, when you have not revealed your name, it's hidden. That is the meaning of incognito. So I'm sure most of you must have learned few new words today. जैसे ये एक नया word होगा आज काफी students के लिए. So please write it somewhere and learn it because आपको exams में repetition बहुत है, तो ये आ सकता है exam में. Okay, the next question. He is suffering from a terminal disease. अब देखते हैं टर्मिनल. टर्मिनल, अब देखिए इसमें एक हिडन मीनिंग है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू 10 सेकेंड्स टू थिंक इसमें क्या हिडन मीनिंग है. अगर आप वो वर्ड रिकॉल कर सकते हो, उसका मीनिंग पता है, तो इजीली आपको आंसर मिलेगा. ओके, ऑलराइट. आपने टर्मिनेट वर्ड सुना होगा. टर्मिनेट मीन्स एंड. तो टर्मिनल को उसी से रिलेट करिए, मतलब ऐसा डिजीज जो इंसान को खत्म कर सकता है. A very severe disease जिससे आप सफर नहीं करोगे, मे बी यू विल जस्ट डाई. सो दैट इज अ टर्मिनल डिजीज. तो अब ऑप्शंस देखते हैं. सबल्यूनरी, देखिए सब एक रूट वर्ड है, मतलब दबना, कम होना. डाउनवर्ड जैसे सबमिसिव, तो इसका मतलब है कि चीज कम हो रही है. Then terrific, chronic and incurable. So now you think of the answer because I have given you a very big hint. All right, let's see the correct answer. Yes, the correct answer is incurable. क्योर मतलब ठीक करना, इनक्योरेबल मतलब जो चीज ठीक नहीं हो सकती. तो टर्मिनल डिजीज कभी ठीक नहीं होगा. बेसिकली इट विल जस्ट इट विल किसी की भी पर्सन की लाइफ को वो एंड ही करेगा. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इनक्योरेबल. बाकी क्रॉनिक होता है सेवियर बट विच इज ट्रीटेबल, और इनक्योरेबल डिजीज होता है जिसको हम ट्रीट ही नहीं कर सकते, जिसका कोई इलाज नहीं है. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Doctors are reluctant to take rural postings despite big salary offers. देखिए ये मेरा one of the favorite words है, क्योंकि ये past year में बहुत आता है. आप past years देख लीजिए, किसी भी competitive exam के reluctant word बहुत ज्यादा आता है, और इसका एक fixed word है जो ज्यादातर synonyms में आता है. अब आप देखते, अब मैं I just want to see कि आपने मेरे past year कि जो मैंने सिनोनिम्स के सेशंस अपलोड करे हैं, आपने वो व्यू करे हैं या नहीं. बिकॉज अगर आपने वो देखे हैं तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलक्टेंट? रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग. जब आप कोई काम तो कर रहे हो बट आप इच्छा से नहीं कर रहे हो, जैसे किसी ने जबरदस्ती बिठा दिया. कई बार बच्चे क्लास में आते हैं, मूड नहीं होता पढ़ने का, बट दे आर स्टडिंग अनविलिंगली. दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलक्टेंट. सो लेट अस सी द ऑप्शन. डिसइंक्लाइंड, ईगर, फर्वेंट एंड अनरिपेंटेंट. ऑलराइट, सो आई थिंक अब मैंने आपको जो मीनिंग एक्सप्लेन करा है उस हिसाब से आपको आंसर मिल गया होगा. यस स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज डिसइंक्लाइंड. इंक्लिनेशन होता है बेंड, किसी चीज की तरफ जब झुकाव होता है. डिसइंक्लाइंड मतलब जब झुकाव नहीं होता, आपको उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिलक्टेंट. बेसिकली अनविलिंग. यू कैन रिमेंबर द वर्ड अनविलिंग बिकॉज पास्ट ईयर्स में कई बार वर्ड अनविलिंग आया हुआ है, काफी बार रिपीट हुआ है, विच हैज ऑलवेज बीन द करेक्ट सिनोनिम. बाकी ईगर तो मतलब हो गया इंटरेस्ट है, तभी उत्सुक हो. फर्वेंट इज ऑल्सो सेम. एंड अनरिपेंटेंट तो बिल्कुल ही अलग वर्ड है. रिपेंट मतलब पछतावा, अनरिपेंटेंट मतलब पछतावा ना हो. ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड. The authorities have reprimanded the subordinate officer for violating the protocol. Reprimand is also a very important word. ये भी students past years में कई बार आया है. Again expected है, it can come. Reprimand में मतलब होता है किसी को threat, warn, scold करना, criticize करना. That is the meaning of reprimand. So let us see. Extolled, purported, admonished or required an apology. अब इसमें root word ex को आप देख सकते हैं, क्या उससे मीनिंग निकलता है. दीज आर बेसिक हिंट्स. ठीक है, एक्सट्रॉल तो क्या होगा, EX मतलब बाहर. सो आई थिंक एक्सट्रॉल का मतलब यही निकलना चाहिए. अगर हम सोचेंगे, अगर हम एक आइडिया लगाएंगे, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, मतलब किसी को आउट कर देना, बाहर कर देना, जैसे फायर कर देना या रिलीज कर देना, तो वो तो इसका मीनिंग नहीं निकलता, तो वो सिनोनिम नहीं हो सकता. purported, for a purpose, admonish या required an apology. डेल्टा भी inappropriate है. अब आप B या C में से डिसाइड करिए आंसर. Okay, so I'll tell you the correct answer. The correct answer is admonished. Admonish means
to criticize someone. Okay? जब हम किसी को डांटते हैं, स्कोल्ड करते हैं, थ्रेट करते हैं, that is the meaning of the word admonished. So remember, reprimand का synonym होता है admonish. Next. For Gandhi ji, India's religious and linguistic diversity was an asset and not a liability. Asset और liability आपस में ही opposites हैं. Liability होता है जब हमारे ऊपर कोई burden होता है एक, और asset होता है जैसे आपकी property है, आपके parents का घर है, कोई भी business है, farm है, land है, that is your asset. तो asset आपकी जमा पूंजी हो गई, जितनी चीजें आपने अब तक कमाई हैं और बनाई हैं, that is asset. तो synonym देखते हैं, obligation, advantage, attribute या reinforcement. I think it's quite a simple one. अगर आप सब words का meaning देखेंगे बहुत different है from the actual meaning of the word asset. So let us check the correct answer. Yes students, the correct answer is advantage. आपका फायदा, basically वो चीजें आपकी अपनी है, they are for your own benefit. Okay, obligation क्या हो गया, जैसे हम किसी को oblige करते हैं, that is obligation, या हमारे पे एक obligation है, किसी ने हम पे compel कर दिया कि ये काम करना ही है आपने, तो वो एक obligation लगा दिया. Attribute हो गया जैसे certain symptoms we have, या हम किसी चीज में कोई चीज contribute करते हैं, that is attribute. And reinforcement, किसी चीज को add करना, re means again, तो reinforcement होता है पहले अगर कोई चीज कहीं से बाहर थी, ओके, और फिर हमने उसको, उस एक्ट को या पॉलिसी को इंक्लूड कर दिया, दैट इज reinforcement. सो द करेक्ट आंसर इज एडवांटेज, क्योंकि चारों ही शब्द का मतलब बहुत ही डिफरेंट है. Then the next one, how hysterical he is. Very good question. ये आपको exclamatory form में दिया गया है. Basically it's an expression. So hysterical का meaning अब आपने देखना है, berserk, inconsistent, duplicitous and insincere. अब आप देखिए क्या हो सकता है, काफी वर्ड्स का मीनिंग तो वैसे ही पता चल रहा है, जैसे सिंसियर, ऑपोजिट इनसिंसियर हो गया जब हम लॉयल नहीं है, फेथफुल नहीं है. ड्यूप्लीसिटियस, डुप्लीकेट, अ सेकंड कॉपी ऑफ समथिंग, तो इसका मतलब यही निकल गया. इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी होना मीन्स एक प्रॉपर पेस पे लगे रहना, काम करना. इनकंसिस्टेंसी होना मतलब कम ज्यादा, जब हम एक प्रॉपर पेस पे बैलेंस करके चीजों को नहीं चल रहे हैं. And we are left with one word, berserk. So yes students, the correct answer to this word is berserk. Berserk is the synonym, और ये भी past years में बहुत बार आया हुआ है. Hysterical means berserk. Basically इन दोनों शब्द का मतलब होता है when you go crazy, when you see somebody who is very eccentric, जैसे थोड़ा पागलों की तरह behave करे. For example, मीडिया होती है, कोई भी सेलिब्रिटी को देखेंगे, आप देखते होंगे, आप सोशल मीडिया पे, एयरपोर्ट पे सेलिब्रिटी को देखेंगे तो आगे पीछे माइक लेके अपने कैमरे लेके चले जाते हैं. देखो मैड, देखो क्रेजी आफ्टर दैट सेलिब्रिटी. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हिस्टेरिकल एंड बर्सर्क. तो दीज आर सिनोनिम्स, प्लीज लर्न देम, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये पास्ट ईयर में भी आया हुआ है. आई विल टेल यू, तब जो वर्ड आया था आपको एज इन क्वेश्चन में, दैट वाज द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी. ये था क्वेश्चन, ये था इनटू अ फ्रेंजी वाज हाइलाइटेड, और आपको उसका सिनोनिम बताना था. एंड द करेक्ट आंसर देयर वाज बर्सर्क. तो बर्सर्क मींस टोटली मैड, किसी को, पर्सन को लेके, बात को लेके एकदम पागल हो जाना, पीछे पीछे दौड़ना. दैट इज द मीनिंग ऑफ हिस्टेरिकल एंड बर्सर्क. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. महेश इज मोस्टली प्रेजुडाइज्ड इन हिज पॉलिटिकल ओपिनियन. प्रेजुडाइज्ड, वेरी कॉमन वर्ड, अगेन एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ऑब्जेक्शनल मतलब किसी चीज को ऑब्जेक्ट करना. प्रीडेटरी, प्री मीन्स पहले. जॉन्डाइज्ड जैसे जोड़ दिया गया हो. एंड द नेक्स्ट इज इंटीमेट, मीन्स किसी को इन्फॉर्म करना, सूचना दे देना. दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीमेट. तो प्रेजुडाइज्ड का सिनोनिम देखिए आप क्या हो सकता है. यस, प्रेजुडाइज्ड का मतलब होता है बायस्ड होना, जब हम किसी को लेके बहुत पार्शियल होते हैं. द करेक्ट आंसर इज जॉन्डाइज्ड. जॉन्डाइज का मतलब यही होता है जैसे साथ में जोड़ देना, ऐड कर देना. सो द मीनिंग टू दिस वर्ड इज बायस्ड. प्रेजुडाइज्ड इज बायस्ड. ओके, लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन. डू नॉट इंडल्ज इन टॉटोलॉजी. आई थिंक ये थोड़ा सा शायद आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा. जब तक आपको, देखिए, लॉजी होता है स्टडी ऑफ समथिंग, तो अब आपको ये देखना है कि व्हाट इज टॉटो, व्हाट इज टॉटोलॉजी. इट्स ट्रुथ टेलिंग, प्रोलिसिटी, फोरटेलिंग या टेलीपैथिक कॉन्वर्सेशन. ऑलराइट, सो थिंक फॉर अ मोमेंट. देखते हैं इतनी प्रैक्टिस के बाद क्या आप करेक्ट आंसर पे पहुंच पाते हैं. यस स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज प्रोलिसिटी. ओके, टॉटोलॉजी मीन्स
प्रोलिसिटी। ओके, सो नाउ आई एम गिविंग यू अ वर्क। आज मैं आपको थोड़ा सा एक काम भी देना चाहती हूँ कि जितने हमने सिनोनिम्स करे हैं आप इनके थोड़े और सिनोनिम्स ढूंढिए। जैसे टोटोलॉजी वर्ड है, प्रोलिसिटी है, अब आप ढूंढिए इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और इसके सिनोनिम्स क्या हैं, और आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, सो आई जस्ट वांट टू सी कि आप हमारी वीडियोस को कितनी सीरियसली देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। सो वील आल्सो गेट अ फीडबैक, राइट? सो tell me the meaning of this word exactly in the comment section, and then I'll get back to you on this. All right, so let us move to the next section. All right, antonyms. Antonyms means opposites. So antonyms भी आपको पता है आते ही हैं, जैसे 10 synonyms आते हैं वैसे ही 10 antonyms आते हैं। All right, so we'll be starting with this session. Okay students, so let us start with antonyms now. As you can see, first question, his religious views are rather fanatical. अब आपको इसमें opposite mark करना है, so again apply करिए root words if you don't know the meaning of this word, या फिर आप elimination method apply कर सकते हैं। All right, see the answer is mentioned there, moderate. तो fanatical होता है person who is biased. Actually ये जो लिखा है bigoted, militant, ये इसके synonyms हैं, and moderate is the opposite. तो फैनेटिकल इज अ पर्सन, जैसे कहते हैं ना कट्टर, जो बहुत ज्यादा विश्वास करता है एक ही रिलीजन में या एक ही सेंट में, गॉड में, सच पीपल आर कॉल्ड फैनेटिक। और इसका एंटोनिम होगा पीपल हु आर अनबायस्ड, पीपल हु आर बेसिकली मॉडरेट, जो सबको एक समान मानते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी गुरु, कोई भी महात्मा हो। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Religious fundamentalists often consider the followers of other religions to be heretic. अब आप देखिए सिमिलर है fanatical की तरह। अब देखते हैं dissenter means जो agree नहीं करता, believer जो believe करता है, बिल्कुल opposites हैं। renegade and apostate, apostate होता है जैसे जो किसी चीज को follow करता है, follower। अब आप देख के बताइए मुझे इसका antonym क्या होगा। Yes, I am giving you some time to think about it, students. All right, so let us see the correct answer. Yes, the correct opposite is believer, heretic and fanatical. जो इससे पहले एक word हमने करा था fanatical और heretic, ये synonyms है, they mean the same. They actually mean people who just are biased towards one person, one god or one thing, one religion. और opposite हो गया people who are not so. So basically जो unbiased होते हैं, so heretic होता है a non-believer, opposite हो गया a believer. The next is, according to G.B. Shaw, men have become inert, therefore life force has chosen women to perform its functions. अब assume करते हैं कि आपको inert का meaning नहीं पता, but अगर आप sentence पढ़ें तो उससे पता चल रहा है कि maybe men have started working less या less capable, इसीलिए women have chosen to perform the functions. So this means inert का मतलब कुछ तो होगा, slow down or give out less output. तो opposite होना चाहिए more productive, somewhat like that. Let us see, lively, quiescent, dormant, apathetic, बहुत ही different words हैं। जैसे apathetic का meaning बिल्कुल dormant से different है, तो काफी variation है options में। Let us check the answer. All right, so inert का antonym है lively, because inert होता है person who is not lively, मतलब जो ज्यादा जिंदा दिल नहीं है, enthusiastic नहीं है, so basically less energetic or less enthusiastic. This is the correct meaning of inert. तो opposite हो गया lively, people who are always energetic, enthusiastic, हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं. So that is the meaning of the word lively. Okay, let us move to the next option. Some of the men are highly misanthropic. अब देखिए इसमें root word apply करिए. I'll give you a hint. Mis negative होता है, जैसे misunderstanding. Then anthro का मतलब होता है human. तो अब आप सोचिए misanthropic का meaning क्या निकलेगा? People who are maybe against humans, people who are against society, या somewhat of that sort. Opposite क्या हो? जैसे antisocial, I think antisocial इसका synonym होना चाहिए. Do you agree with me? Philosophic, atrophic या philanthropic. तो check करते हैं correct answer क्या है. इस वर्ड का ऑपोजिट होगा यस, ऑप्शन नंबर डी, फिलेंथ्रोपिक. फिलेंथ्रोपिक पीपल होते हैं हु आर लाइक सोशल वर्कर्स, जो हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं. पीपल हु आर रेडी एंड विलिंग टू हेल्प एवरीवन. और मिसएंथ्रोपिक, जैसे MIS रूट वर्ड ने उसको नेगेटिव कर दिया,
जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते, मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स। ऑलराइट, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर वॉज अ वेरी प्रोफाउंड मैन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि ये पास्ट ईयर्स में कई बार आया है, और अगर आपने हमारे पास्ट ईयर सेशंस जितनी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं आपने वो व्यू करी है, सो आई हैव डिस्कस्ड दिस वर्ड इन दैट ऑल्सो। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, बहुत। अब यहाँ नॉलेज की बात हो रही है, टीचर वॉज अ वेरी प्रोफाउंड मैन मतलब नॉलेज की बात हो रही है, मतलब उसको अपने टॉपिक अपने सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा नॉलेज थी। तो उसका एंटोनिम क्या होना चाहिए? कम नॉलेज थी या सिर्फ ऊपरी ऊपरी, बहुत डिटेलिंग या बहुत ज्यादा डेप्थ में उसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं थी। तो अब इसका एंटोनिम देखते हैं, सिंसियर, एरुडाइट, स्कॉलरली या सुपरफिशियल। एलिमिनेशन मेथड ट्राई करिए, देन गेट टू द आंसर। आई जस्ट गिव यू 10 seconds. Start eliminating students. Yes, sincere, erudite, scholarly. तीनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं. सुपरफिशियल बचा. लेट अस चेक, इज दिस द करेक्ट आंसर? यस, डेल्टा सुपरफिशियल इज द करेक्ट आंसर. सुपरफिशियल मतलब होता है आउटर, मीन्स सिर्फ बाहरी बाहरी, जब हम बात करें ऊपरी ऊपरी नॉलेज की, बहुत इन डेप्थ या ज्यादा नॉलेज की बात हम नहीं कर रहे हैं. सो प्रोफाउंड मीन्स डीप एंड ऑपोजिट वुड बी शैलो. डीप का ऑपोजिट शैलो होता है, वो भी एंटोनिम्स में आ सकता है. यहाँ पर सुपरफिशियल दे दिया. प्लीज लर्न दीज वर्ड्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, हिज हैंडराइटिंग इज रीडेबल. रीड मतलब जो पढ़ सकते हैं आप, रीडेबल मतलब जो पढ़ने योग्य हो. तो मतलब हैंडराइटिंग इतनी नीट है, क्लीन है कि आप, या फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स ऐसा है कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हो. तो ऑपोजिट क्या होना चाहिए जब हैंडराइटिंग ठीक से पढ़ी नहीं जा रही है? सो वेल रिटन, ये तो सिनोनिम होगा. कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब अंडरस्टूड, तो ये भी सिनोनिम्स हो गए. एलिमिनेट करते हैं. अब दो वर्ड्स बचे, एक होता है डेसिफरेबल और एक है इनलेजिबल. नाउ लेट अस सी इफ यू नो द मीनिंग. इट्स क्वाइट सिंपल स्टूडेंट्स. ऑलराइट, सी, डेसिफर का मतलब होता है टू इंटरप्रेट, मतलब कोई भी चीज अगर इंटरप्रेट करी जा रही है मतलब रीडेबल है, तो ये भी सिनोनिम ही निकला. तो ऑपोजिट क्या होना चाहिए? इलेजिबल. लेट अस चेक द आंसर. यस, द करेक्ट एंटोनिम इज इलेजिबल. लेजिबल होता है एनी हैंडराइटिंग व्हिच इज रीडेबल, और इलेजिबल आईएल प्रीफिक्स ने नेगेटिव कर दिया मीनिंग. इलेजिबल होता है एनी नोट्स, एनी हैंडराइटिंग व्हिच इज नॉट रीडेबल. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. मोहन इज हिज स्टेडफास्ट फ्रेंड. स्टेडफास्ट जो स्टेडी होता है ना, जैसे फर्म, तो स्टेडफास्ट का मतलब होना चाहिए फर्म, जो टिका रहे, जिसपे आप विश्वास कर सकते हो. अब ऑपोजिट देखते हैं. कमिटेड, अनवेवरिंग, अनफॉल्टरिंग या अनरिलायबल. देखिए कमिटेड तो वही होता है जो बिल्कुल कमिटेड होता है, पक्का दोस्त, तो ये तो सिनोनिम हो गया. अनवेवरिंग, वेवरिंग होता है जैसे जो शिवर करता है, वेवर, इधर से उधर उधर से इधर. तो स्टेडफास्ट तो एक फोकस्ड, एक डिटर्मिन्ड फ्रेंड है, ये भी सिनोनिम हो गया. अनफॉल्टरिंग, फॉल्टर मतलब स्टम्बल, गिरना, लड़खड़ाना. अनफॉल्टरिंग अगेन मीन्स जो स्टेबल है, जो गिरेगा नहीं, डिसबैलेंस नहीं होगा. तो ये भी तो सिनोनिम हो गया. देखिए एलिमिनेशन मेथड से हमने एबीसी को आउट कर दिया. अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज डेल्टा. रिलायबल मतलब जो भरोसे लायक हो, अनरिलायबल मतलब जो भरोसे लायक ना हो. तो स्टेडफास्ट हो गया डिटरमिन्ड, पक्का दोस्त, तो ऑपोजिट हो सकता है अनरिलायबल. लेट अस चेक. Yes, see, the correct answer is unreliable. तो अब आप देख सकते हैं the way I am explaining you, आपको समझ आ रहा होगा कि आपको आंसर्स तक कैसे पहुंचना है. स्टूडेंट्स, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट्स जस्ट हाउ यू गो अबाउट इट. मैं बार बार आपको कहती हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्लीज, अभी भी आप में महीना बचा है एग्जाम्स के लिए. डोंट गिव अप ऑन योर प्रैक्टिस, डोंट बी लीनियंट. ओके, नेक्स्ट. Radha often goes tempestuous while debating. Debates होते हैं आपस में, एक आर्ग्यूमेंट्स या स्कूल में डिबेट्स होते हैं. टेम्पेस्चुअस. अब देखते हैं इसका ऑपोजिट, काम, वॉयलेंट, फियर्स. अब आप देखिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं. वॉयलेंट और फियर्स सिमिलर वर्ड्स ही हैं, तो ये आउट हो गए. इनमें से तो कोई नहीं होना चाहिए बिकॉज दे आर सिमिलर वर्ड्स. अब आते हैं क्या तो काम या वेहिमेंट, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा. थिंक ऑफ इट. ऑलराइट, यस, द करेक्ट आंसर इज काम. टेम्पेस्चुअस मतलब होता है कि बोलते बोलते एग्रेसिव हो जाना. डिबेट में जब कई बार होता है ना, जैसे दो डिबेटर्स हैं तो एक आर्ग्यू करने लगता है या लड़ाई झगड़ा सा करने लगता है, बोलते बोलते बहुत ज्यादा सामने वाले को ऑफेंड करने लगता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पेस्चुअस. सो बेसिकली वॉयलेंट एंड फियर्स सिनोनिम्स हो गए. ऑपोजिट वुड बी काम. Okay, then the next word. The thief had very vital information to pass on to the police.
सेंटेंस पढ़ के ही पता चल रहा है कि वाइटल का मतलब है इंपॉर्टेंट। वाइटल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी, क्रूशियल। इन असेंशियल तो नहीं होगा, असेंशियल जरूरी होता है। इन ओ सॉरी, हमने एंटोनिम्स मार्क करने हैं, माय मिस्टेक स्टूडेंट्स। यस, हमने एंटोनिम मार्क करने, आई थिंक मैंने आपको करेक्ट आंसर ही इसका बता दिया है। असेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, जरूरी, तो इंडिस्पेंसिबल मतलब इंपॉर्टेंट नहीं। तो क्या यही हमारा करेक्ट आंसर है? लेट अस फिगर आउट। यस, वाइटल इज इंपॉर्टेंट, तो इनअसेंशियल इसका ऑपोजिट हो गया जो जरूरी नहीं है, तो इनअसेंशियल इसका हो गया एंटोनिम। Okay, now last question of this section is his lectures are often wordy and pointless. अगर आपको वर्डी का मतलब नहीं पता या डाउट है कि क्या मतलब होगा, पॉइंटलेस का तो समझ आ रहा है, पॉइंट मतलब बिल्कुल सही बात, सटीक, और लेस मतलब सही नहीं, तो पॉइंटलेस हो गया बेकार, फिजूल की बात। तो वर्डी भी वही होगा बिकॉज एंड लगा है, तो दोनों वर्ड्स मोर और लेस सेम मीनिंग ही शो कर रहे होंगे। तो जब पॉइंटलेस का मतलब होता है यूजलेस, बेकार, तो वर्डी का भी वही होगा। तो इसका मतलब वर्डी का आप मान लीजिए मतलब हो सकता है बहुत ज्यादा शब्द होना, लेंदी, तब इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? डिफ्यूज, कंसाइज, गैरुलस या वॉल्यूबल। अगेन इसमें जो ऑप्शंस हैं बहुत वेरिएशन है, बिकॉज गैरुलस इज टोटली डिफरेंट, इट इज टॉकेटिव, जिससे इसका कोई मतलब नहीं है। टॉकेटिव वैसे बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज करते हैं, शायद इसलिए दिया है, सिनोनिम हो गया। डिफ्यूज, कंसाइज एंड वॉल्यूबल, आई थिंक इट्स सिंपल। You people figure out the answer, students. Now it's your turn. All right, I'll tell you the correct answer. The correct answer is concise. Concise मतलब होता है brief, जब कोई चीज बहुत abbreviated form, संक्षेप में है, जैसे हिंदी में कहते हैं। वर्डी का मतलब हो गया विस्तार, बहुत ज्यादा डिटेल में। कई बच्चों की भी आदत होती है, इनफैक्ट टीचर्स की भी कई बार आदत होती है, किसी भी बात को बोलेंगे बहुत लंबा लंबा खींचेंगे कि सामने वाला बोरी हो जाता है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं वर्डिंग, बहुत ज्यादा एक्सटेंड करके बोलना, स्ट्रेच करके, जिस चीज को आप ब्रीफ में भी अप टू द पॉइंट रख के बोल सकते हो। तो यस, द ऑपोजिट इज प्रिसाइज। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है। ओके, idioms and phrases, again very very important section students. You scratch my back, I'll scratch yours. ये अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें, आपने मेरी कमर को स्क्रैच करा, बैक को, तो मैं आपकी करूंगा, मतलब पूरा राइट। आपने मेरा कुछ करा नुकसान, तो मैंने आपका करा, या आपने मेरा कुछ काम करा तो मैंने आपका करा, तो बात बराबर। अब देखते हैं ऑप्शन। म्यूचुअल फेवर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल डिसलाइकिंग। एज फार एज आई कैन फिगर आउट, इसमें डिसलाइकिंग या रिस्पेक्ट की तो बात नहीं है, इट्स आइदर म्यूचुअल फेवर और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। फिगर आउट क्या होगा इसका आंसर। ऑलराइट, आई विल टेल यू। यस स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज म्यूचुअल फेवर। फेवर ही हुआ ना, किसी ने आपके लिए कुछ करा तो आपने उसके लिए वापस करा, सो इट्स नॉट एन अंडरस्टैंडिंग, इट इज बेसिकली फेवरिज्म। रिटर्न में कुछ करना, रेसिप्रोकेट करना। आप जब किसी भी एक्शन को रेसिप्रोकेट कर रहे हो, सो इट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ फेवर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ए और बी में मैं एग्जाम्स में, क्योंकि चारों ही ऑप्शन में म्यूचुअल वर्ड तो है ही, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, क्वाइट ऑब्वियस है। सो प्लीज रिमेंबर, फेवर होता है एक हाथ दो एक हाथ लो, तो दैट इज what our idiom says, so इसलिए correct answer is alpha. Okay, then the next one, at the drop of a hat. At the drop of a hat, देखिए हमने जो idioms and phrases के सेशंस अपलोड करे हैं पहले, उनको जरूर ध्यान से देखिए, व्यू करिए, लर्न देम। मैंने उसमें आपको सारी ट्रिक्स सिखाई है कि idioms का भी मीनिंग आप कैसे ढूंढ सकते हैं। कभी भी idiom का को जैसे 4 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में डायरेक्ट मीनिंग होगा, वो हमेशा इररिलेवेंट होता है, गलत होता है, राइट। अब देखते हैं at the drop of a hat. Now you figure out, because I have already taught you these idioms. At the drop of a hat, okay, A, B, C, D, without any hesitation, when attempt fails, to further a loss with mockery, judging others' intentions. All right, let us check the correct answer. क्या आपका भी आंसर वही है जो हमारा आंसर है? Yes, without any hesitation. देखिए, hat आपने पहनी है, गिरेगी तो आप फटाफट उठाएंगे ना, तो quickly, without any hesitation. The next, ball is in your court. Ball is in your court का मतलब होता है कि अगर मैंने एक बॉल थ्रो करी, अब वो आपके कोर्ट में है, मतलब आपकी चांस है। ओके, थिंग्स आर इन योर फेवर नाउ। तो अब आप ऑप्शंस देखिए। बी हैप्पी एट द डांस, इट्स अप टू यू टू मेक द डिसीजन, अ वेरी पावरफुल पर्सन, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट एन इशू। आई थिंक आप लोगों ने फिगर आउट कर लिया होगा। इट्स अप टू यू टू मेक द डिसीजन। यस, बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब है इट्स अप टू यू टू मेक द
डिसीजन, अब आपके चांस है, अब आप देखिए आपने डिसीजन कैसे लेना है। नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, देखिए गुड वर्ल्ड, सैड वर्ल्ड, हैप्पी वर्ल्ड, सैड वर्ल्ड, या पर्सनल प्रोफेशनल। तो बोथ वर्ल्ड्स का मतलब होता है जब आपको लाइफ में सब कुछ मिल गया हो, आपको, आप प्रोफेशनली भी अच्छा कर रहे हैं, आप पर्सनली भी अच्छा कर रहे हैं, सो यू हैव basically best of both worlds. So a happy person who is best with all the advantages to take on a task, and someone whom everybody likes. I think I have explained you well. You can figure out the meaning. Yes, my dear students, जो आप सोच रहे हैं वही करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इज बी, ऑल द एडवांटेजेस। जब लाइफ में आपको सारे ही फायदे मिल रहे हैं, घर से भी, बाहर से भी, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, हर फील्ड में, हर तरीके से। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब आप सोचिए आप कोई ऐसी चीज खरीदे जिसमें आपका आर्म, लेग सब बेचना पड़ जाए, मतलब आप तो पूरी तरह खत्म हो गए, तो वो चीज कितनी महंगी होगी कि उसके लिए आपको अपना सब कुछ ही देना पड़ा। सो कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब क्या निकलता है? सेवियर पनिशमेंट, टू मच कॉन्शियसनेस, टू डिफिकल्ट, या समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। यस, द करेक्ट आंसर इज डेल्टा, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। आई होप यू अंडरस्टूड। देखिए मैं हर इडियम को बस लॉजिकली आपको समझा रही हूँ, इसलिए कि आपको याद रहे, आपको रटने की जरूरत ना पड़े, आप इजीली इसको इस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन है। हाउ वी डैश टू एजिंग इज अ चॉइस वी मस्ट मेक वाइजली। रिस्पॉन्ड, एब्सॉर्ब, डिस्चार्ज, ओवरलुक। नाउ दिस इज वोकैबुलरी बेस्ड। ये जो ब्लैंक है वोकैबुलरी बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए में जैसे मैंने आपको हर बार कहा है, प्रैक्टिस पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन आ सकता है स्टूडेंट्स, और अगर आएगा तो यस वोकैबुलरी बेस्ड भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ग्रामर टारगेटेड होगा, हो सकता है आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, एलिमिनेट करिए या सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से आंसर ढूंढिए। हाउ वी डैश टू एजिंग, मतलब जब एज बढ़ रही है हमें उसको कैसे फेस करना है। तो रिस्पॉन्ड, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व मतलब तो फ्री हो गया, मतलब यू आर एब्सॉल्व ऑफ द चार्जेस होता है, तो आपको मुक्त कर दिया, दोष मुक्त, तो ये तो गलत ही है। डिस्चार्ज भी गलत है। और ओवरलुक होता है किसी चीज को नजरअंदाज कर देना, जब हम किसी चीज को सामने भी है बट वी ओवरलुक इट, हम उस पर ध्यान नहीं देते। सो यस, द करेक्ट आंसर शुड बी रिस्पॉन्ड। हम कैसे उसको, एजिंग को फेस करते हैं। सो लेट अस सी। यस, द करेक्ट आंसर इज ए, रिस्पॉन्ड। सो अगेन जैसे मैंने आपको सिखाया है, आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए चॉइस करना। द नेक्स्ट ब्लैंक, स्ट्रेस में डैश फर्टिलिटी इन मेन एंड वुमेन। बहुत बेसिक थिंग है कि अगर ज्यादा स्ट्रेस होता है तो फर्टिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, ये तो आपको भी पता होगा, इतना तो आप पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हो। फर्टिलिटी क्या होगी? कम होगी ना। स्ट्रेस से फर्टिलिटी कम होगी, इनफर्टिलिटी इंक्रीज होती है। सो रिड्यूस, engage, reduce, inject, deduce. So I think I have told you the answer. Yes, the correct answer is reduce, means कम करना। तो सी हम इजीली पढ़ के मतलब समझ के इनके आंसर्स दे सकते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप मुझे इसका आंसर देंगे। द फुटबॉल मैच हैड टू बी डैश बिकॉज ऑफ द वेदर। पहले भी आपको बताया है, फ्रेजल वर्ब्स फोकस्ड रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में टारगेटेड रहते हैं। अब आप मुझे बताइए करेक्ट, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स की भी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। कॉल ऑन, कॉल ऑफ, कॉल आउट, कॉल ओवर। ओके, टेक योर टाइम स्टूडेंट्स, टेक 10 सेकेंड्स, थिंक ऑफ द आंसर। अगर वेदर खराब था तो मैच बेसिकली कैंसिल हुआ होगा या पोस्टपोन हुआ होगा ना, और तो कुछ नहीं हुआ होगा। तो यस, द करेक्ट आंसर वुड बी कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पोस्टपोन भी बताया हुआ है। पोस्टपोन क्या होता है? इट इज पुट ऑफ। पुट ऑफ इज पोस्टपोन एंड कॉल ऑफ इज कैंसिल। ओके, नेक्स्ट फिल अप। Nobody believed Ram at first, but he dashed to be right. किसी ने राम पे पहले विश्वास नहीं करा, बट वो ही सही निकला। तो came out again phrasal verb, carried out, worked out, turned out. I think B C तो नहीं relevant लग रहा है, इतना तो आपको भी पढ़ के पता चल रहा होगा। Carry out तो एक्टिविटीज होती है, work out तो चीजें होती हैं, कैसे उनको करना है पूरा। तो A या D? यस, करा हुआ है हमने ये फ्रेजल वर्ब्स में। थिंक ऑफ इट। यस यस यस, आप लोग बहुत पास हैं आंसर के। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डेल्टा, टर्न आउट। टर्न आउट होता है जब हमने किसी पे सोचा ना हो और वही पर्सन सही निकले, या मे बी सही ना निकले, वट एवर इट इज। तो जब एकदम से हमारा जैसे हमने सोचा है वैसा ना हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्न आउट। ही टर्न्ड आउट टू बी द कल्प्रेट, ही टर्न्ड आउट टू बी एन इनोसेंट मैन।
हमने ना सोचा हो बट वो पर्सन ही सही या गलत निकला जिसमें हमें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ turnout. Okay, now last question of this practice paper and this section. We live dash a tower block. Our apartment is on the 15th floor. Prepositions variety दी है मैंने, vocab भी है, phrasal verbs भी है, prepositions भी है. यही topics हैं जो fill in the blanks में mostly targeted रहते हैं. अब आप मुझे इसका आंसर दीजिए. We live dash a tower block. Our apartment is on the 15th फ्लोर. अपार्टमेंट तो एक छोटा सा होगा, टावर ब्लॉक बड़ा होगा जिसमें बहुत सारे लोग रहते होंगे, बहुत सारे अपार्टमेंट्स होंगे. तो बड़ी चीज के लिए सिखाया हुआ है मैंने आपको क्या लगता है और छोटी चीज के लिए क्या लगता है. उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आंसर फिगर आउट करिए. देन आई टेल यू द करेक्ट आंसर. फर्स्ट यू टेक अ चांस. ऑलराइट, यस स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज इन, क्योंकि मैंने आपको प्रेपोजिशंस में बताया हुआ है. इन लगता है बड़ी जगह के लिए, एट लगता है स्मॉल प्लेसेस टाउन्स. लाइक वी लिव इन देहरादून एट करणपुर. अब देहरादून सिटी है, बड़ी जगह है तो इन लगा. करणपुर उसी का एक स्मॉल पार्ट है तो एट लगा. सिमिलरली टावर ब्लॉक बड़ा है और अपार्टमेंट उसमें एक छोटा होगा बिकॉज बहुत सारे अपार्टमेंट्स होंगे, इसलिए हमने सॉरी टावर ब्लॉक के लिए इन लगाया है क्योंकि टावर ब्लॉक बड़ा है और अपार्टमेंट छोटा है. तो बड़ी जगह के लिए इन, छोटी जगह के लिए एट. दिस वॉज a point which I have taught you. So students, this is the end of practice paper 3. जिन स्टूडेंट्स ने हमारे फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस पेपर व्यू नहीं करे हैं, प्लीज गो थ्रू दोस practice that they'll just give you an idea and help you as to how your paper comes, what are the sections, what variety you get और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है. In the next sessions we'll be coming up with some more interesting and knowledgeable videos जो आपके लिए बहुत fruitful prove होंगी एग्जाम्स के लिए. Students, hardly a month is left for your NDA and CDS exam. Please pull up your sleeves now, okay, and get ready to work. कोई भी डाउट है आपको, we teachers of Ground Zero are always there for you. You can get back to us. या तो क्लास में आ सकते हैं या फिर आप हमें ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं and we'll definitely get back to you. Thank you very much. जय हिंद.